दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कुछ दिन पहले की बात है जब नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार ताबड़तोड़ ऐसे फैसले कर रही थी जिनको आमतौर पे लोक भाषा में या साधारण भाषा में रेवड़ी बांटना कहते हैं। उनकी सरकार अलग अलग समूहों के बीच में कैश ट्रांसफर के ऐलान कर रही थी कि इतना पैसा इनको दिया जाए, इतना पैसा इनको दिया जाएगा। सबसे अधिक जो हिस्सा था वो महिलाओं का था और महिलाओं में 10,000 रुपए उन्होंने बांटा और एक एक परिवार को और कई लाख महिलाओं को। बल्कि इसके अलावा नौजवानों में भी, अन्य तबकों में भी पैसे बांटे गए और ये सब सरकारी फंड से पैसा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल होते रहे उस तरह के समारोहों में, उस तरह के कार्यक्रमों में जब फंड बांटने की बात या कैश ट्रांसफर की घटना होती थी। तो उसके बाद बिहार की सियासत में कहा जाने लगा, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए, कि इतना पैसा सरकार ने बांटा है, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, कि अब तेजस्वी क्या करेंगे? ये क्या, इसका कोई जवाब इनके पास होगा क्या? पहले पार्टियां चुनाव के दौरान पार्टी लोगों से छुपा छुपा कर पैसे बांटती थी। इस बार तो सरकार खुलेआम बांट रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने थर्सडे को, यानी गुरुवार को, ऑल ऑफ सडन एक ऐसा ऐलान किया जिसके बारे में पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगर आती है तो 20 दिनों के अंदर वो इस योजना का प्रारूप घोषित कर देंगे। और वो ये योजना ये कि हम बिहार के जितने परिवार हैं बिहार में, ऐसा कोई परिवार जिसका कोई सरकारी नौकरी में व्यक्ति न हो, ऐसे परिवार के एक एक सदस्य को कम से कम हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। ये ऐलान कर दिया। सही है, लेकिन ये ऐलान अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये कैसे संभव है। और बहुत, तो हमने सोचा कि क्यों न इस पर देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री और बिहार को जानने वाले एक अच्छे पत्रकार, दो ऐसे शख्सियतों को बुलाया जाए और उनसे चर्चा की जाए। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने मानव विकास अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, और हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कई अखबारों में और कई मैगजीन्स में वो संपादक रह चुके हैं, लेकिन बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्वयं बिहार से आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ओंकारेश्वर जी, हम संतोष जी के यहाँ जाने से पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार के मौजूदा सिनेरियो में तेजस्वी यादव की इस घोषणा को कैसे देखा गया है, और आपको क्या लगता है कितनी व्यवहारिक है, कितनी अव्यवहारिक है, और चुनाव में इसका क्या मतलब निकलेगा? उर्मिलेश जी, आज जो बिहार का चुनाव हो रहा है, वो एक तरह से करो या मरो के स्थिति में पार्टियां लड़ रही हैं। एनडीए के सामने सबसे बड़ा संकट है क्योंकि उसको बिहार का किला बचाना है जेडीयू के साथ मिलके, और बिहार का किला नहीं बचा तो इसका सेंटर पर भी प्रभाव पड़ना है। इसलिए अनप्रेसिडेंटेड चीजें हो रही हैं। जिस बिहार को आपने लॉकडाउन के समय में सड़कों पर छोड़ दिया, पूरे देश में बेसहारा छोड़ दिया बिहारियों को, एक गाली की तरह उनका इस्तेमाल आप करते हैं। उस समय कोई खजाना नहीं खुला देश का, उस समय कोई ट्रेन नहीं चले उनके लिए, उन बिहारियों के लिए। और बार-बार बिहार से तमाम मंत्री केंद्र में आते हैं, इसके बावजूद वो हर क्षेत्र में लगातार रूप से पिछड़ा क्यों है? उसके एम्प्लॉयमेंट की समस्या क्यों है? आरजेडी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसको सिर्फ इस रूप में लेता हूँ। उसके अदर एस्पेक्ट पे ज़ाहिर है प्रोफ़ेसर संतोष जी यहाँ पे बैठे हैं और अर्थशास्त्र को बेहतर समझते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 20 साल की सरकार में, मोस्टली जिसमें जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहा है, उसमें स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, उसको आगे बढ़ाने में क्या मिला है बिहार को और क्यों नहीं मिल पाया है?
सबसे ज्यादा माइग्रेशन, चाहे वो लेबर के रूप में हो या जॉब्स के रूप में हो, यहीं से होता है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए भी बच्चे बिहार से आते हैं। बहुत सारे उसमें आईएएस आईपीएस निकल जाते हैं, बहुत सारे उसमें अच्छे टेक्नोक्रेट्स निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब्स और उसमें जाते हैं। क्या ये टैलेंट बिहार में इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या इसके लिए बिहार में कोई प्लानिंग नहीं हो सकती थी कि सिलिकॉन वैली, हैदराबाद और फला सिटी और ये सिटी, इसकी कोई परिकल्पना नहीं रखी जा सकती थी? क्यों नहीं रखी गई? सोची ही क्यों नहीं गई? आपने आज जो मैसिव तरीके से लगभग 33,000 करोड़ का ये फ्रीबीज है जो एनडीए ने अनाउंस किया है, ये कहां से आएगा? 4 लाख करोड़ के डेट बर्डन में ऑलरेडी बिहार में है। और जरा ये भी एनडीए को बताना चाहिए कि क्या ये सच है कि घोषणाओं में ही सही, इसी सरकार में इस एक साल में पीछे के 19 साल छोड़ देते हैं, 2024 के बाद जब दो बैसाखियां केंद्र सरकार को थामे हुए हैं, टीडीपी और इसकी जेडीयू की, यस। उसमें टीडीपी को 3 लाख करोड़, आंध्रा को और बिहार को मात्र 1 लाख करोड़। ऐसा क्यों भाई? अगर सेंट्रल टैक्सेस की बात करें, यूपी से तुलना करें, तो आप जितना यूपी को दे रहे हो, उससे लगभग आधा आप बिहार को दे रहे हो। जरा इस पे व्हाइट पेपर आना चाहिए कि किसको कितना दिया, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ावा दिया। गुजरात में अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैसिव तरीके से हम बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कैश रिच इंडस्ट्री है, तो बिहार में क्या चमड़ा उद्योग को, जूट उद्योग को, बाकी उद्योग को यहां हमने उस तरीके से डेवलप किया क्या? बढ़ावा दिया क्या? सिर्फ ये सुशासन का नारा कि हमने रोड बनाया, सड़क, ठीक है भाई, वर्स्ट स्थिति में थे, आपने सड़कें बना दी, बड़ी मेहरबानी आपकी, पुल बना दिए, बड़ी मेहरबानी, उसमें 100 से ज्यादा पुल बह गए, उसका हिसाब कौन देगा? तब तो इसको आप एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं कहेंगे, एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आपके सुशासन का नारा जो शुरुआत में आपने फर्स्ट टेन्योर में दिया था कि स्पीडी ट्रायल से हम लॉ एंड ऑर्डर सुधार रहे हैं, आज वो स्पीडी ट्रायल कहां है? जब हत्याओं के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, और आपने जिसको ब्रांड किया कि ये जंगल राज है, कि आज दिन दहाड़े पटना के हॉस्पिटल में घुस के लोगों को उड़ा देना, ये जंगल राज नहीं है। ये क्या है? ये कौन सा राज है? आपने और जो अपना ब्रांडिंग किया, उसमें से कितनी चीजें आज नजर आ रही हैं? अगर इस नजरिए से देखें, तेजस्वी यादव यंग है, कम से कम यंग की फीलिंग समझते हैं, वो जेनजी के फीलिंग को समझते हैं। पटना में अगर रोज जो लाठीचार्ज होता है, रोज का मतलब अक्सर जिसको हम देखते हैं, तो वो या तो पेपर लीक वाले होते हैं, या फिर कहीं अप्लाई करने वो उसके लिए एप्लीकेंट्स होते हैं, यूथ होते हैं बेसिकली। इन यूथ को कैटर्स करने के लिए आपको 20वें साल में नजर आया कि 10-10 हजार रुपए दे दो, महिलाओं को दे दो, और वो भी तब जब आप कहते हैं कि आप शुचिता की राजनीति करते हैं, आप पार्टी विद डिफरेंस हैं, और आप ये कर रहे हैं क्योंकि आप जो वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस पर आप बात भी नहीं करते। एक बार बैठ के हिसाब भी नहीं करते कि अच्छा भाई कितना हुआ, 1 करोड़ पहुंचा कि 1.5 करोड़ पहुंचा कि 85 लाख पहुंचा, चलो भाई थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ी और कोशिश करते हैं ना। साहब बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे कुछ और। तो ये जो संस्कृति है कि हमें कुछ और, ये तो एक तरह से वो लड़ाई हो गई ना, कि एक गरीब की लड़ाई है और वो कैपिटलिस्ट के साथ लड़ाई है कि आपने खजाना खोल दिया है कि मैं पैसे लुटा के बांट के खरीद लूंगा वोट, मैनेज कर लूंगा वोट। और जो वोट चोरी का किस्सा है वो अलग है, जिसको राहुल गांधी ने जिले जिले में जाके उठाया। एक भी बात का चुनाव आयोग जवाब दे पाया क्या कि क्या ये वोट चोरी नहीं है? जरा इस मुद्दे पे एक लाइन आप समझिए। बिहार का पूरा एसआईआर, जो ये नैरेटिव कहता है ना कि एसआईआर करने का उनको हक है, बिल्कुल हक है भाई, एसआईआर करिए, एफआईआर करिए, जो करिए, आप जब चाहे तब करिए। लेकिन जो जस्टिफिकेशन आपने बिहार के मामले में दिया था, वो सिर्फ ये था, आधा मिनट ले रहा हूं, सिर्फ ये था कि आपने ये कहा कि भाई मैसिव पैमाने पे विदेशी हैं, वहां घुसपैठिए हैं, और ये पूरे देश में ये नैरेटिव चलाया गया ना, आ गया, और लोग डर गए कि अरे भाई अगर ऐसा है तो बिहार को बचा लो।
ये तो डूब जाएगा, इसलिए ये जो एसआईआर हो रहा है वो ठीक है। एसआईआर जब खत्म हो गया तो उसमें जो लाख गड़बड़ियां आई, योगेंद्र यादव ने उसको ऑन रिकॉर्ड रख दिया, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ऑन रिकॉर्ड रख दिया, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद मेरा सवाल ये है कि भाई साहब घुसपैठिए कहां है जिसको लेके आपने किया था? कितने हैं? और अगर हैं तो क्या उनकी लिस्ट पुलिस को दी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी कि इनको तुरंत किक आउट करो? अगर नहीं है तो ये सरासर फ्रॉड है। आपने बिहार को नहीं देश को बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेशी है बांग्ला, अरे भाई निकालो ना, 20 साल में कितने निकाले थे वो बता दो। और अभी 1 महीने में 2 महीने में जो आपने एसआईआर किया उसमें कितने किए निकालो। तो ये सारा का सारा जो नैरेटिव चल रहा है उसमें अगर तेजस्वी यादव जॉब की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो यूथ एस्पिरेशंस की बात कर रहा है। उसके प्रैक्टिकलिटी पे, उस पे कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो उनको थिंक टैंक्स के लोगों के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ, बाकी लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए बिहार की आबादी के हिसाब से, और उसमें कितने बेरोजगार हैं जो एम्प्लॉयबल बेरोजगार हैं, उनको किस तरह से हम वो कर सकते हैं। ये एक दूसरा फैक्ट है। मैं समझता हूं कि यहीं पर आके उनको ये समझना चाहिए कि एक जापानी कहावत है कि अगर जल्दी जाना हो तो अकेले जाओ, और अगर बहुत दूर जाना है तो समूह में जाओ। वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, उन्हें समूह में इसका डिस्कशन करके उसके साथ जाना चाहिए। जी जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अभी जो ये घोषणा जब हुई तो कल रात मैं देख रहा था कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण कराया था 2023 में, उसमें परिवारों की जो संख्या हमको नजर आई वो है 2,76,68,930। इतने परिवार हैं। इनमें जाहिर है जो परिवार जिनमें एक व्यक्ति कम से कम सरकारी कोई नौकरी में होगा, अगर उनको माइनस कर दिया जाए तब भी मैं समझता हूं कि करोड़ में ये संख्या आएगी जो परिवारों की। तो इतनी बड़ी तादाद में क्या बिहार में कोई भी सरकार नौकरियां दे सकती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर दे सकती है तो आपके हिसाब से क्या उसका आधार है? देखिए, आज की तारीख में सरकार में, बिहार सरकार में 20 लाख कर्मी हैं। तो अगर परिवारों की संख्या, मतलब अगर परिवारों की संख्या आप क्या कह रहे हैं, 2.5 करोड़ है करीब, लगभग दो 2.5। करोड़ 2,76,00,000 के आसपास। हाँ, तो अब ठीक है, तो अब उसमें से 20 लाख के पास रोजगार है, ठीक है ना, मान जी लिया। जी मान लीजिए बचे बचे 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ को आप देना चाहते हैं जिनके पास नहीं है ना, जी हाँ। ये कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 20 लाख और कहाँ आप देना चाहते हो 2.5 करोड़ को। तो यानी कि आप देना चाहते हो करीब 12 गुना को, 10-12 गुना को आप देना चाहते हो आज जितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है। तो ये एक दिन का काम तो है नहीं, एक साल का भी काम नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मानक होना चाहिए कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये मानक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हमने अपना जो शोध किया था, बिहार की अर्थव्यवस्था पे शोध किया था, और एक पूरा चैप्टर केवल इस मुद्दे पे है जिसमें हम ये अनुमान लगाते हैं कि कितने सरकारी रोजगार में जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की तारीख में बहुत से स्थान रिक्त हैं, वेकेंट पोस्ट हैं, यानी कि पोस्ट है मगर कोई पोस्ट पे बहाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति क्या है? आप बहाली कर दीजिए ना सबसे पहले। तो इस बात से शुरू करते हैं कि हमारा विश्लेषण कहाँ शुरू होता है उस चैप्टर में। इस बात को हम समझने की पहली बात तो कोशिश की कि सरकार में, बिहार की सरकार में
85% जो कर्मी हैं वो या फिर शिक्षा में है, 3 क्षेत्र में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है और पुलिस में है। ठीक है, तो कुल जो वेकेंट पोस्ट हैं उनकी संख्या है 3.25 लाख। जी, वेकेंट पोस्ट की बात कर रहा हूं। ये मैं 22 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी मशक्कत करके हम लोगों ने इनको इकट्ठा किया था। और ये वो 85% वाले 3 क्षेत्र हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी, थोड़े बहुत और बाकी 15% वाले होंगे। मोटी बात यह है, क्योंकि मानव विकास स्तर बिहार का बहुत कम है, बहुत कमजोर है बिहार, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। दिहाड़ी मजदूर ही करते हैं लोग, अधिकतर कृषि में लगे हुए हैं, ये सब बात से हम सब वाकिफ हैं। तो आवश्यकता ये है कि इन्हीं 3 क्षेत्रों में तवज्जो देनी चाहिए। 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां भूल जाइए, जो जरूरी है, जिनकी प्रायोरिटी है, उन पे तो तवज्जो दे लीजिए। तो मोटी बात यह है कि जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी, यानी कि वो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो और ये ध्यान पांडे जी दिला ही चुके कि 20 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से केवल 2.5 साल भाजपा उनका साथ नहीं दे रही थी। उस 2-2.5 साल राजद इनका साथ दे रही थी। तो ये ध्यान रहे हमारे श्रोताओं को। तो उन्होंने तेजस्वी ने जो पहल करी, उन्होंने पहल करी 2 क्षेत्रों में, एक तो पुलिस में और स्कूलों में। तो भर्ती शुरू हुई थी, मगर उसके बाद नीतीश पलटू राम सबको मालूम है, पलट गए और फिर वापस नीतीश उनके भाजपा के संग चले गए। मोटी बात यह है, लेकिन नौकरियां दी गई, अपॉइंटमेंट्स किए गए बड़े पैमाने पर नहीं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 दशक में नीतीश जी ने ढेला कुछ नहीं किया था जी। बल्कि मुझे अंदरूनी खबर है, क्योंकि मैं कई बार बिहार गया, वहां सरकारी अफसरान से मिला, उच्चतम अफसरान से मिला, क्योंकि मैं स्वयं भारत सरकार में काम कर चुका हूं, तो बहुत से उच्च स्तर के अफसरों को मैं वैसे भी जानता हूं। तो मोटी बात यह है उर्मिलेश जी कि कोशिश हो रही थी और शुरुआत हो गई थी, मगर गाड़ी बहुत आगे नहीं बढ़ रही थी। एक चीज तो मतलब ये कहकर के मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं कि इन 3.25 लाख को तो भर लीजिए, सबसे पहले वेकेंट पोस्ट को भर लीजिए। मगर हमारा विश्लेषण उससे आगे जाता है। उसमें हमने ये भी पाया कि अगर आप कोई राष्ट्रीय मानक इस्तेमाल करें, कोई बेंचमार्क इस्तेमाल करें या अंतरराष्ट्रीय मानक इस्तेमाल करें कि पुलिसमैन पर 1000 पॉपुलेशन प्यूपल टीचर रेशो क्या होना चाहिए, एक 5000 या 10,000 की जनसंख्या पे कितनी नर्स होनी चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी एएनएम होनी चाहिए, कितनी इत्यादि इत्यादि, ये सब मानक को इस्तेमाल करके हम इस नतीजे पे पहुंचे थे उर्मिलेश जी कि हमें चाहिए इन 3 क्षेत्रों में केवल 10 लाख कर्मी। तो यानी कि इस समय वेकेंट पोस्ट 3.25 लाख और हमें कुल चाहिए इन 3.25 को मिलाकर के 10 लाख। तो मतलब आप मोटे तौर से ये समझिए कि अच्छी खासी नियुक्तियों की संभावना है, मगर 2.5 करोड़ की नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो वहां न जाएं तेजस्वी, तो एक तो विरोध से बचेंगे, कंगाली से, सरकार को कंगाली से बचा लेंगे। और आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं उर्मिलेश जी, नीतीश जी की 2 बातें कहता हूं, सिर्फ 2 बातें। और पांडे जी की बात बहुत 100% सही थी, मैं उससे भी आपको याद दिलाऊं। 2005 में जब ये सरकार आई थी कि तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, सबको मालूम है। मगर ये जानना जरूरी है कि वो किस स्तर पे थी।
औसत भारत देश की प्रति व्यक्ति आय जो है मान लीजिए 100, तो बिहार की 2005 में थी 33 रुपया। भाई साहब आज भी वो 33 पे है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो नीतीश जी ने घोषणा करी है कि हर परिवार में महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 25,000 करोड़ ये सालाना ये देने का हिसाब लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे बात ही नहीं समझ में आई। मतलब हद ही हो गई। आप कंगाली के कगार पे हो। पांडे जी ने सही कहा कि वो क्या नाम है, वो नायडू साहब तो 3.5 लाख करोड़ ले गए, आपको तो 1 ही लाख करोड़ मिला, जबकि आप तो सबसे गरीब हो, तो सबसे अमीर प्रदेशों में से हैं। हद ही हो गई। अंधेर नगरी 4 लाख, 3.25 लाख तो रिक्त स्थान है। उसके अतिरिक्त मैं ये कह रहा हूं कि मानकों को इस्तेमाल करिए तो 6 लाख और लोगों की जरूरत है। तो यानी आपको जरूरत है कि पूर्ण इन 3 क्षेत्रों में केवल स्कूल, पुलिस और डॉक्टर, नर्स, मिडवाइफ, आशा, सब मिला की बात कर रहा हूं। तब आपको जरूरत है 10 लाख की, 14-15 नहीं, 10 की। तो ये तो आप कर ही सकते हो, मगर आज नहीं कर पाओगे, 2 साल में भी नहीं कर पाओगे। आप करोगे अपने 4-5 साल में, मगर अगर आप 4-5 जब 20 साल में नहीं कुछ हुआ, तो आप ये कह रहे हो कि हम 4-5 साल में कर देंगे, तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो उर्मिलेश जी। मैं ये कह रहा हूं जी ओंकारेश्वर जी, 2.5 करोड़ छोड़िए, 2.5 करोड़ तो मतलब ठीक है, नारा है जी। तो ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देखते हैं इसको जो संतोष जी कह रहे हैं? आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, संतोष जी जो कह रहे हैं वो विजडम के साथ कह रहे हैं, उनका अपना वो है। मैं कुछ चीजों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अक्सर मीडिया से नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज रेटोरिक में आ जाती हैं, मीडिया भी रेटोरिक में और उसके नैरेटिव में फंस जाता है, हिसाब किताब नहीं करता है। चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का, और उसमें हम ये देखते हैं कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में क्या मिला है, वो भी तब सत्ता में आप स्वयं बैठे हैं। अब सेमीकंडक्टर 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात को मिल गया। कितने सारे जॉब क्रिएटेड होंगे, चेन जॉब क्रिएटेड होंगे। आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पे सिमटे हुए हैं। टेक्नोलॉजी कितना जॉब क्रिएट करती है, बिहार को क्या मिला? शून्य। डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, SIR, आप SIR में उलझे रहे और वो 20,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता लेके वो SIR बना रहे हैं। ये चुपके चुपके टुकड़े टुकड़े में जो स्टेट्स को फायदे दिए जाते हैं, बिहार की जनता उसको समझ नहीं पाती। बिहार का मीडिया उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा ठीक से। उसको जरा कंपेयर करे। अब हरित हाइड्रोजन मिशन 1,500 करोड़ उसमें दे दिया, बिहार को कितना दिया? कुछ नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नाम बड़ी RK सिंह ने कुछ कोशिश की, कितना आया वो देखने वाली बात है। बाढ़ विशेष सहायता, उसमें भी जो है वो आप उसको ज्यादा दे रहे हैं, गुजरात को ज्यादा दे रहे हैं। इस तरह आप कैपिटल सब्सिडी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। 35% तक कैपिटल सब्सिडी है गुजरात को, बिहार को है 20% MSME में। गुजरात में 8 साल तक मिलेगा। ये जो उपेक्षा हो रही है, और ये इस तरह से जो हो रहा है, जब तक आप थ्रेड बेयर में नहीं जाएंगे कि बिहार ही क्यों उपेक्षित है भाई, इतना पिछड़ा क्यों है, ये क्या हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट सब्सिडी है। 5 से 7% उसको मिलता है, और आपको 3 to 5% गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी को। ये जो हमें फिगर दिख रहे हैं, अब मनरेगा बड़ी पॉपुलर स्कीम है, कमाल है। 40 दिन का काम सिर्फ बिहार को मिल रहा है, और तमिलनाडु को 80 दिन का मिल रहा है। ये कौन पूछेगा सवाल उनसे? किस आधार पे बिहार के मनरेगा को बिहार में आप 40 दिन मात्र दे रहे हैं और तमिलनाडु को आप 80 दिन दे रहे हैं? 10,000 करोड़ का फंड बेकार पड़ा है, इसका यूटिलाइजेशन कौन देखेगा? दूसरा, PM आवास योजना, बड़ी चर्चा हो रही है, हर घर आवास सबको देंगे। केवल 40% घर बने, कर्नाटक में 85% बने हैं। 5 लाख लाभार्थी वंचित हैं।
इसको कौन देखेगा? आयुष्मान भारत बड़ी चर्चा हो रही, बिहार के लोग खुश भी हो जाते हैं जिनको मिल जाता है, मरीज भी खुश, डॉक्टर भी खुश, हॉस्पिटल भी खुश। वो क्या चल रहा है सब आपको पता है। उसमें भी, आयुष्मान में भी 30% मात्र कवरेज है बिहार में। गुजरात में कितना है? 70%। 40% का फर्क है। 2 करोड़ कार्ड जो हैं आयुष्मान के, वो लंबित पड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। स्वच्छ भारत मिशन, उसमें ओडीएफ की टिकाऊता जो महाराष्ट्र में 60% है, वो बिहार में 20% मात्र है। शौचालय बनते हैं लेकिन ढह जाते हैं। ये सारी चीजें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उड़ीसा में 95% यूज हुआ है और बिहार में मात्र 1100%। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी हो क्यों रही है, गरीबी हो क्यों रही है, इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे 20 साल की योजनाएं जो हैं, उसका किस स्टेट के तुलना में बिहार में कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसको सबसे पहले देखना होगा। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि यह जो योजनाएं, पॉलिसी बनाने का काम तो चाहे वो आरजेडी कर ले, इंडिया अलायंस मिलके कर ले और वो घोषित कर दे। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब 2 करोड़ की घोषणा की थी, तो उन्होंने पता नहीं किससे पूछा था या क्या किया था, प्रॉमिस कर दिया, एक हाई प्रॉमिस। जब उसको जमीन पे लाना होगा तो आपको इकोनॉमिस्ट्स के साथ बैठना पड़ेगा, आपको टीम के साथ बैठना पड़ेगा कि वास्तव में आपके पास फंड कितना है, कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे रास्ते कैसे हैं, कौन से हैं जिसको आप स्टेट को बेनिफिट पहुंचा सकते हो, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप जगा सकते हो। सिर्फ एक जॉब ही नहीं होता है। और राज्यों को आप देख लें, मैं आपको बता रहा हूं कि सब्सिडी के रूप में, किसी और तरीके से, इंटरेस्ट के रूप में, बाकी सारे स्पेशल रीजन के रूप में, ये जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, जब तक बिहार के लोग इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, और एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि उनके साथ घनघोर उपेक्षा हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तब आप कहिए कि तेजस्वी यादव का ये स्टेटमेंट ठीक। अरे भाई, वो मंडल कमिंडल की तो बात नहीं कर रहा ना, कम से कम वो नफरत फैलाने की तो बात नहीं कर रहा ना कोई, वो बात कर रहा है रोजगार की। तो रोजगार के सृजन पे आइए, रोजगार के डिस्कशन पे आइए, रेवड़ी मत बांटिए, रोजगार बांटिए। सिर्फ इतना ही मुझे लगता है मैसेज है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि समूह में चलना है, आपको लंबा चलना है तो इंडिया अलायंस के साथ बैठ के सभी दलों को, इंक्लूडिंग कांग्रेस, आपको बात करनी चाहिए। लेफ्ट वाले भी बैठे हैं और सब मिलके जब आप एक एजेंडा तय करेंगे, अभी तो बाकियों का एजेंडा भी आना बाकी है, फिर तो रिवाइज्ड एजेंडा भी आएगा, घोषणा पत्र प्रॉपर आएगा, उसके बाद इसको एनालिसिस किया जा सकता है कि वो कितना इंप्लीमेंटेबल है या नहीं है। 20 साल से जिस बांग्लादेशी प्रोजेक्ट 40 साल से लेके चल रही है बीजेपी, वो तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें एक भी नहीं निकला। और हर चुनाव में बांग्लादेशी निकल जाएंगे, दिल्ली में भी निकल जी जाएंगे, झारखंड में भी निकल जाएंगे। तो ये जी। रेटोरिक से अलग प्रैक्टिकल उसके चीजों पे आना पड़ेगा। जी। प्रोफेसर मेहरोत्रा, जो ओंकारेश्वर पांडे ने अभी कहा कि जो एक रेवड़ी बांटने वाली जो ये जो पूरी की पूरी दुकानदारी है, राजनीतिक दुकानदारी, उसकी जगह कम से कम तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को हाईलाइट किया है, उसको सामने रखा है। क्या आपको लगता है कि बिहार का ये चुनावी जो जंग है, इसमें नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक रेवड़ी बांटने वाली एक राजनीतिक दुकानदारी शुरू की इस चुनाव के शुरुआती दौर में, क्या इस माहौल में अब तेजस्वी यादव उस पर भारी पड़ जाएंगे? लोग क्या इसको वाकई अप्रिशिएट करेंगे, जैसा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि रोजगार को मुख्य एजेंडा बिहार का बनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा बिहार में कोई मुद्दा नहीं है? मुझे लगता ये है कि क्योंकि बेरोजगारी इतनी अधिक है और क्योंकि बिहार से पलायन बेइंतहा है और दशकों से चला आ रहा है, तो और रोजगार की भयंकर कमी है इसमें, और इतनी भयंकर कमी है कि हर गांव में, हर कोने में आपको ड्रग्स की उपलब्धि मिलेगी। ड्रग्स बिक रही हैं खूब जम करके। आप हम समझते हैं या जनता जनार्दन ये सोचे बैठी है, जर्नलिस्ट ये सोचे बैठे हैं कि ये समस्या कि पंजाब हरियाणा में है। ऐसा नहीं है, ये भारी समस्या बिहार में है,
क्योंकि मैं युवाओं से बिहार में जुड़ा हुआ हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जो पिछले चुनाव में 5 साल पहले आपको याद होगा, लगभग राजद और भाजपा जदयू का को बराबर बराबर वोट शेयर मिला था। रत्ती भर का अंतर था कि पूर्ण बिहार भर में 12,000 वोट का फर्क था, और वो तो हमें और आपको मालूम है कैसा इन्होंने आखिरी वक्त में, आखिरी मौके पर पलटा है, जो वोट चोरी वाली बात निकल के आ रही। तो मैं वापस आता हूं मोटी बात कि पलायन इतना भयंकर, बेरोजगारी इतनी भयंकर और गरीबी इतनी जबरदस्त, हालांकि उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, कि रोजगार ही एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो वो उठा रहे थे तब, और अब दोबारा उठा रहे हैं। बहुत होशियारी कर रहे हैं, चतुर हैं, युवा हैं, और दोनों नेता कांग्रेस और इन्होंने एक जो यात्रा करी है उसका बड़ा असर हुआ है। और SIR की जो हम अभी चर्चा कर रहे थे उसके बारे में भी हमको ये सोचना चाहिए कि बिहार की जनता SIR से बहुत त्रस्त रही है, भयंकर रूप से त्रस्त रही है। तो ये जो रोजगार वाला मामला है ये, और जो SIR वाला मामला है, ये दोनों भारी पड़ेंगे रेवड़ियों पर। इस मेरी समझ में तो कोई दो राय है ही नहीं। जी, शुक्रिया, शुक्रिया आप दोनों का। और मैं समझता हूं कि दोनों लोगों ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है और आपके सामने पेश किया है दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि जरूर एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट सामने आए हैं। और बिहार के चुनाव में अगर रोजगार का मुद्दा सेंट्रल मुद्दा बन के उभरता है तो ये पूरे बिहार के हक में है। ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं, किसी एक सेक्शन का नहीं, बल्कि समूचे बिहार का बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों लोगों का, और आपका भी दोस्तों, जो आप हमें सुनते हैं और बहुत सारी सलाह देते हैं, बहुत सारे सजेशंस देते हैं, कई बार शिकायतें भी करते हैं। आपकी शिकायतें, आपकी सलाह सब कुछ हमें मंजूर है। इन्हीं शब्दों के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे दोस्तों से भी कहिए कि वे हमारे इस नए नवेले चैनल को सब्सक्राइब करें।